हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है। आज हम शुरुआत में जो हमारा पहली यूनिट है वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो हम पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में देख लेते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है इसका, किन्हें हम हेलो एल्केन कहते हैं और किन्हें हेलो एरीन कहते हैं। उसके बाद इनकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस वगैरह देखी जाएगी। तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो स्टार्ट करते हैं कि हेलो एल्केन्स क्या है। देखो, हेलो एल्केन्स हमें मिलती है जब हम एल्केन्स में से हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके उसमें हेलोजेंस को ऐड करते हैं तो हमें हेलो एल्केन्स मिलती है। ठीक है, इसके नाम से भी पता लग सकता है कि जैसे इसका नाम जो बना है वो बना है हेलो प्लस एल्केन से, यानी कि इसमें हेलोजेंस भी होंगी और इसमें एल्केन भी होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हेलोजेंस क्या है। तो हेलोजन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सब क्या हमारे पास हेलोजेंस है। और एल्केन क्या होता है? एल्केन हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहला ग्रुप पढ़ते हैं हम किसका पढ़ते हैं? एल्केन का पढ़ते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन किससे जुड़ा हो, केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, इनको हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। बाकी सब वैलेंसी कार्बन की किससे कंप्लीट होती है? हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। तो ऐसी जो सीरीज हमारे पास वो क्या कहलाओगी? एल्केन कहलाओगी। तो 11th क्लास में भी हमने पढ़ाया कि एल्केन क्या होती है, और एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है? CnH2n+2, जहाँ पर यानी क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम ये कितना हो सकते हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, और so on। ठीक, जैसे अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? CH4 मिलेगा। जो एल्केन जो सबसे पहला एल्केन है हमारे पास मैथेन। उसके बाद अगर n बराबर 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? C2H6 मिलेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? एथेन। ये हमारे पास क्या है? मैथेन, एथेन, इससे आगे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक, तो ये हमारे पास एल्केन है और यहाँ पे क्या है? हेलोजन है। यानी कि जब भी हम एल्केन में क्या करेंगे, किसी हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर कोई ना कोई हेलोजन ले आऊंगी तो हमें क्या मिलेगा? हेलो एल्केन मिलेगा। ठीक, हमें एक हेलोजन एक हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं या उससे ज्यादा भी हटा सकते हैं। यानी कि हमें जो कराना है वो हमें करानी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि प्रतिस्थापन। तो एल्केन्स को कैसे करेंगे हम? कि जब हम एल्केन्स में से किसी हाइड्रोजन को हेलोजन के द्वारा रिप्लेस करते हैं तो हमें हेलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये CH4 है, मीथेन। तो इस मीथेन से अगर हम किसी हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर क्लोरीन को लेकर आ जाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा? क्लोरोमेथेन, या फिर इसको क्या बोल लेंगे हम? हेलो एल्केन बोल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास अलग अलग प्रकार के हेलो एल्केन मिल सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स को हम अलग अलग ग्रुप में वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जो पहला हेलो एल्केन का वर्गीकरण होगा वो नंबर ऑफ हेलोजेंस के अनुसार होगा। ठीक है, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ हेलोजेंस होंगे हम उसके अनुसार हेलोजेंस को डिवाइड कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हेलो एल्केन्स का वो है नंबर ऑफ हेलोजेंस के अकॉर्डिंग। तो हम आज क्या करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन हेलो एल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है हेलो एल्केन्स का वो है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजेंस प्रेजेंट इन द हेलो एल्केन, अकॉर्डिंग टू द हेलोजन
present in haloalkane, यानी कि haloalkane में हमारे पास कितने हेलोजेंस प्रेजेंट है उसके अनुसार हम उस haloalkanes का वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर हमारे पास haloalkanes में एक हेलोजन प्रेजेंट है, कितना हेलोजन प्रेजेंट है, 1 हेलोजन प्रेजेंट है, तो हम उसे बोल लेंगे मोनो हेलोएल्केन, मोनो हेलोएल्केन। और अगर हमारे पास 2 हेलोजन प्रेजेंट हो, 2 हेलोजन, तो हम उसे बोल लेंगे डाई हेलोएल्केन। और अगर हमारे पास 3 हेलोजन प्रेजेंट हो तो हम उसे बोल लेंगे ट्राई हेलोएल्केन। ठीक है, यानी कि अगर हेलोएल्केन में हमारे पास केवल एक हेलोजन प्रेजेंट है तो हम उसको बोल लेंगे मोनो हेलोएल्केन। अगर 2 हेलोजन प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे डाई हेलोएल्केन। और अगर 3 हेलोजन प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे ट्राई हेलोएल्केन्स। ठीक है, तो यानी कि जो हेलोएल्केन्स का पहला क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ हेलोजेंस के अकॉर्डिंग हमें इनको क्लासीफाई करना है। एक हेलोजन का मतलब कैसे है कि मान के चलो हमारे पास CH3Cl है, ठीक है, तो इसमें कितने हेलोजन है, केवल एक ही हेलोजन है, यानी कि किसका एग्जाम्पल हो गया, मोनो हेलोएल्केन का। और अगर हमारे पास CH2Cl2 हो तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डाई हेलोएल्केन का। और अगर 3 हेलोजन प्रेजेंट हो जैसे CHCl3 में होता है तो उसे बोल देंगे हम ट्राई हेलोएल्केन्स। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन जिसके अकॉर्डिंग है हेलोएल्केन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, हेलोएल्केन्स में कितने हेलोजन प्रेजेंट है। अब जो अगला क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है कि हेलोजन हमारे पास किस पोजीशन पर जुड़ा है। क्लासिफिकेशन में जो पहला होगा हमारे पास वो आएगा एलाइलिक हैलाइड, जो फर्स्ट है वो है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की जो हेलोएल्केन है उसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो क्या है, एल्किल हैलाइड। कि अगर हमारे पास जो हेलोजन है वो किससे जुड़ा हो, एल्किल ग्रुप से। ठीक, तो एल्किल ग्रुप क्या होता है, अगर हम क्या करें एल्केन से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा, एल्किल ग्रुप मिलेगा। ठीक है, अगर हम क्या करें कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा, एल्किल ग्रुप, जैसे CH3। तो अगर एल्किल ग्रुप से कोई हेलोजन जुड़ा है तो उसको हम क्या बोल लेंगे, एल्किल हैलाइड बोल लेंगे, जैसे कि CH3 फिर या फिर C2 H5Cl। इस टाइप के जो एल्किल हैलाइड होंगे वे क्या कहलाएंगे, इस प्रकार के जो एल्केन होंगे वे क्या कहलाएंगे, एल्किल हैलाइड कहलाएंगे, क्योंकि इसमें जो हेलोजन है वो किससे जुड़ा है, एल्किल ग्रुप से जुड़ा है। ये आवश्यक जो एल्किल हैलाइड का जो टाइप है वो है एलाइनिक एल्किल हैलाइड। एलाइनिक एल्किल हैलाइड का मतलब है कि जब हेलोजन एलाइलिक पोजीशन पर जुड़ा हो तो उसको बोल लेंगे हम एलाइलिक एल्किल हैलाइड। जो दूसरा टाइप है वो क्या है, एलाइलिक एल्किल हैलाइड। तो एक ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसमें जो हेलोजन है वो एलाइलिक पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। अब ये एलाइलिक पोजीशन क्या है इसको जरा देख लेते हैं। अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो उससे अगला जो कार्बन होगा हमारे पास थर्ड वाला, अगर इस वाली जो पोजीशन है इसको बोलते हैं हम एलाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड से अगले वाले कार्बनों की पोजीशन को हम क्या बोल लेंगे, एलाइलिक पोजीशन बोल लेंगे। अगर इस पोजीशन पर हमारे पास कोई भी हेलोजन प्रेजेंट है, मान लो कि हेलोजन हाइड्रोजन है, क्लोरीन है,
तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एलाइलिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एलाइलिक हैलाइड। एल्किल तो अभी नहीं रहा क्योंकि इसमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, यानी कि इसमें जो ए वाली पोजीशन होगी इसको हम क्या बोल रहे हैं, एलाइलिक पोजीशन बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड से आगे वाले कार्बन को। ठीक, इससे जो अगला टाइप होगा वो होगा बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड है, इसमें का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये भी एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन और इससे अगला जो कार्बन है उससे क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, तो ये भी क्या है, एलाइलिक हैलाइड का ही एग्जाम्पल है। अब जो इससे अगला एक और टाइप है वो है कि बेंजाइलिक हैलाइड। जो थर्ड टाइप है हमारे पास एल्किल हैलाइड का वो है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, तो बेंजाइलिक हैलाइड को देख लेते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड होगा कि अगर हमारे पास कोई बेंजीन है और उससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम से हेलोजन जुड़ा हुआ, तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड होगा। ठीक है, क्योंकि जो ये वाली पोजीशन होती है इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगले वाला कार्बन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन, और अगर बेंजीन रिंग से अगले वाला कार्बन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक पोजीशन। तो बेंजाइलिक पोजीशन पर अगर कोई हेलोजन जुड़ा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप थे जो हमने पढ़े अभी हेलो एल्केन्स के, कि किस किस टाइप के हेलो एल्केन्स हमारे पास हो सकते हैं। अब हमें देखना है कि जो ये हेलो एल्केन है इनकी रिएक्शंस किस प्रकार से होगी और इनमें किस प्रकार की नेचर होगी। तो उसको देखने के लिए पहले हमें जो इनके बॉन्ड्स होंगे उनके बॉन्ड्स के बारे में जानना होगा कि इनके बॉन्ड किस प्रकार से बिहेव करेंगे और उनकी कैसी नेचर होगी, यानी कि कहाँ पर कौन सा बॉन्ड एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है, किसमें पोलैरिटी ज़्यादा है और किसमें कम है। तो बेसिकली एल्किल हैलाइड में जो हमारे पास मेन चीज़ होती है वो होती है कि एक कार्बन होगा और उस पर कोई ना कोई हैलोजन जुड़ा होगा। तो हम पहले एक एल्किल हैलाइड का एग्जांपल लेते हैं, ये वाला CH3Cl। ठीक है, तो अगर हमारे पास यह वाला कार्बन है तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या रिलेशन होगा उसको पहले देख लेते हैं। देखो क्लोरीन हमारे पास क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जबकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, यानी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कि जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रखा होगा उसका ज़्यादा पार्ट किसकी तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ होगा, यानी कि क्लोरीन पर जो कुछ न कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और कार्बन पर कुछ न कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास हेलो एल्केन्स में जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पार्शियल पोलर क्रॉस होता है। ठीक है, पार्शियल पार्शियल पोलर, ठीक है, आंशिक रूप से ध्रुवीय होता है। और हमारे पास ये जो कार्बन होता है इसका जो संकरण है वो कैसा है, sp3 है। अगर हमारे पास sp3 सेंटर वाला कार्बन है और उससे हैलोजन जुड़ा है तो उसका मतलब कि इसकी जो शेप होगी वो कैसी है, टेट्राहेड्रल शेप है और इस पर ये क्या जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा है। यानी कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, हमारे पास स्पीशीज क्या हो सकती है, तो इलेक्ट्रोफाइल होगी या न्यूक्लियोफाइल होगी। तो यहाँ पर जो कार्बन है इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कि इसको जो अटैक करने वाली स्पीशीज होगी वह क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल होगी। ठीक है, तो जब भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, वो कार्बन पर जाकर अटैक करेगा क्योंकि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यानी कि जिसकी केमिकल रिएक्शन है वो हेलो एल्केन्स की, और किससे चलने वाली है, न्यूक्लियोफाइल से चलने वाली है। इसका मतलब कि हमें जो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शंस होगी उनको भी थोड़ा और अच्छे तरीके से जानना होगा, उसके बाद ही हम चैप्टर में आगे चलेंगे और जो हेलो एल्केन्स की बाकी की रिएक्शंस होगी उनको हम तभी देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो देखना है कि न्यूक्लियोफाइल की किस प्रकार की रिएक्शंस होगी। ठीक है,
तो हमें अब जो देखना है वो देखना है कि न्यूक्लियोफाइल किस प्रकार से कार्बन सेंटर पर सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो सबसे पहला टाइप जो हम रिएक्शंस का देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन कैसे करता है। तो हमें अब जो देखनी है वो देखनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो दो टाइप से हो सकती है, SN1 SN2। SN1 मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, इसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में SN1, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे SN2। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर SN2। तो पहले हम SN1 को अच्छे से देखेंगे कि SN1 किस टाइप से होती है। जब SN1 को पूरी तरह से पढ़ लेंगे उसके बाद हम SN2 को पढ़ेंगे कि SN2 किस टाइप से होती है, और जब दोनों को पढ़ लेंगे तो उसके बाद इनका आपस में कंपेरिजन करेंगे कि कब SN1 होगी और कब SN2 होगी। ठीक है, किन किन कंडीशन को SN1 सपोर्ट करेगी और किन कंडीशन को SN2 सपोर्ट करेगी, और कैसे हम किसी रिएक्शन को देखकर बता सकते हैं कि ये SN1 मेथड से होगी या SN2 मेथड से होगी। सो पहले स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शंस। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि SN1 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, किस टाइप से SN1 रिएक्शंस होती है, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से इसका मेथड देखेंगे कैसे होगी, और फिर मेथड से देखेंगे क्या क्या चीजें इसको सपोर्ट करती है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास SN1 रिएक्शंस है। SN1 रिएक्शंस का मतलब इसके नाम से पता लगता है कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, यानी कि इसमें एक टाइम पर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें जो स्टार्टिंग होता है, मान के चलो हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है और इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करने वाला है, तो इसके लिए ये एल्किल हैलाइड सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बोकेटायन में चेंज होता है। वो क्यों होगा और कैसे होगा वो अभी देखेंगे, इसमें आगे पता लगेगा कि कार्बोकेटायन में क्यों चेंज हुआ। और जो उसके बाद जब भी कार्बोकेटायन में चेंज होगा तो हमारे पास जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो आकर इस कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा, जिससे कि हमें नया कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, तो अगर SN1 मेथड से कोई रिएक्शन होनी है तो उसमें पहले क्या होगा कि जो कार्बन एटम है वो पहले किसमें चेंज होगा, कार्बोकेटायन में चेंज होगा। उसके बाद उसमें न्यूक्लियोफाइल वगैरह अटैक करेंगे आकर, इससे हमारा प्रोडक्ट क्या, यानी कि रिएक्शन किस प्रकार हो रही है, जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है उससे हो रही है। तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इससे पहले ये तुम्हें पता लग रही है कि इसमें जो इंटरमीडिएट है वो पोलर इंटरमीडिएट है, यानी कि हमें एक पोलर स्पीशीज मिल रही है रिएक्शन के बीच में। अगर पोलर स्पीशीज मिल रही है तो इसका मतलब कि इस रिएक्शन को जो सपोर्ट करेगी वह पोलर मीडियम करेगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा इस रिएक्शन में, हम कौन सा सॉल्वेंट लेंगे, पोलर फ्लोटिंग सॉल्वेंट। ठीक है, इस रिएक्शन में जो हम इंटरमीडिएट लेने वाले हैं वो कौन से लेने वाले, वो जो सॉल्वेंट लेने वाले हैं वो क्या लेंगे, पोलर फ्लोटिंग सॉल्वेंट लेंगे, क्योंकि वही इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करेगा। इस पोलर फ्लोटिंग सॉल्वेंट क्या होंगे, ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर हो और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर फ्लोटिंग सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल H2, तो ये कहता है सॉल्वेंट है, पोलर फ्लोटिंग सॉल्वेंट है।
ये सॉल्वेंट क्या करेगा, ये इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा और हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा। कैसे, मान के चलो कि हमारे पास KCN है, K प्लस और CN माइनस, तो ये जो H2 है वो क्या करेगा कि जो CN माइनस का काउंटर पार्ट है K प्लस, उसको चारों तरफ से घेर लेगा। कैसे, जैसे ये K प्लस है तो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन होंगी वो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो CN माइनस है वो फ्रीली मूव कर सकता है और आसानी से अटैक कर सकता है। तो हमारे पास जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है यानी कि वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा और रिएक्शंस को भी बढ़ाएगा। अब अगला जो पॉइंट आएगा SN1 रिएक्शन में वो है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हम और किस टाइप से बढ़ा सकते हैं और कैसे हम कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। तो जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है वो कब बढ़ेगा, जब हमारे पास जो कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो। ठीक है, कार्बोकेटायन कब बनेगा, जब कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो। यानी कि अगर हमारे पास ये कार्बन है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है तो यहाँ पर जो हम स्पीसीज लेने वाले हैं, अगर इस टाइप की स्पीसीज हो जो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करें तो हमारा कार्बोकेटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। अब ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कार्बन केटायन को स्टेबलाइज करेगी। अब हम इंडक्टिव फैक्टर की हेल्प लेंगे यहाँ पर, या तो हम प्लस आई ग्रुप ले सकते हैं या फिर माइनस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं और खुद प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन कब स्टेबल होगा, जब प्लस आई ग्रुप हो, क्योंकि प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, खुद अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बोकेटायन को डोनेट करेगा जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो जो मोस्ट कॉमन प्लस आई ग्रुप है वो क्या है, मैत्री ग्रुप, यानी कि जो कार्बन के ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस आई ग्रुप होते हैं, CH3 ग्रुप। ठीक, तो ये क्या है, प्लस आई ग्रुप है। यानी कि अगर प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा तो इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब अगर हमारे पास 3 कार्बोकेटायन है, एक कार्बोकेटायन है ये, दूसरा कार्बोकेटायन है ये, इससे अगले वाला कार्बोकेटायन है ये वाला, और इससे अगला कार्बोकेटायन है ये। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं है, इसका मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। लेकिन यहाँ पर एक प्लस आई ग्रुप है यानी कि इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि इस वाले कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इससे भी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर तो टर्सरी कार्बोकेटायन है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 मेथिल ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इससे भी ज़्यादा। यानी कि टर्सरी कार्बोकेटायन जो है मोस्ट स्टेबल होगा। अगर टर्सरी कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल है, इसका मतलब कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कब आसानी से होगा, जब हमारे पास जो कार्बन है वो टर्सरी हो। यानी कि अगर हमारे पास जो एल्किल हैलाइड था, अगर वो इस टाइप का है, टर्सरी कार्बन प्रेजेंट है उस पर, तो वो आसानी से SN1 की तरफ प्रोसीड होगा, क्योंकि उससे जो कार्बोकेटायन है वो बनने वाला कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो कार्बोकेटायन किन किन चीज़ों पर स्टेबल होगा, जब वह टर्सरी हो। ठीक है, सबसे यानी कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, टर्सरी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी में सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, जो टर्सरी है। उसके बाद कम स्टेबल सेकेंडरी, और सबसे कम 10 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, तो अगर हमारे पास टर्सरी कार्बोकेटायन है इसका मतलब कि वहाँ पर SN1 रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अब थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देख लेते हैं इनकी कि किस टाइप की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। जो हमारे पास कार्बोकेटायन है,
कार्बोकेटायन में हमें पता है कि कार्बन होगा और 3 ग्रुप इसके साथ जुड़ रहे होंगे, ठीक है। और अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब कि जो कार्बन का एक ऑर्बिटल है वो खाली है। इसका मतलब जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो इस साइड से भी आ सकता है और सामने की साइड से भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल सामने से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी आसानी से अटैक कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो SN1 रिएक्शन से जब भी रिएक्शन प्रोसीड होगी तो उसमें हमें दोनों तरफ के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, R और S दोनों, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले जो प्रोडक्ट होंगे वे D फॉर्म में मिल सकते हैं हमें और L फॉर्म में भी, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दूसरी लियोरोटेटरी, ठीक है। D और L के बारे में हम थोड़ा और अच्छे से जानेंगे अगली क्लास में जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, क्योंकि हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी कुछ ना कुछ आवश्यकता जरूर पड़ेगी इस चैप्टर में, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम कुछ जान सकते हैं, ऐसे 11th क्लास में हमें पता भी होता है कि D फॉर्म क्या होती है और L फॉर्म क्या होती है। यानी कि जो हमें SN1 रिएक्शन से मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमें कैसा मिलेगा, एक इनएंसोमेरिक सॉल्यूशन मिलेगा। उसमें कुछ फॉर्म D होगी कुछ L होगी, ठीक है। जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कैसा होगा, इनएंसोमर। इनएंसोमर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा SN1 जो है कंप्लीट हो जाता है कि SN1 में जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो इनएंसोमर होगा। उसके बाद हम SN2 के बारे में देखते हैं कि SN2 रिएक्शंस में क्या होता है। जो SN2 रिएक्शंस है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, SN2 रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड होगी उसमें एक साथ 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होंगे और तथा ये रिएक्शन जो है केवल एक स्टेप में पूरी हो जाती है। तो हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन देखनी है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे पास एल्किल हैलाइड है, इसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा और कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर आकर अटैक करेगा। जब यह न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसमें हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी जो जिस टाइम पर न्यूक्लियोफाइल कार्बन से आकर जुड़ रहा होगा और जो इससे जुड़ने वाला जो हाइड्रोजन है वो इससे बाहर निकल रहा होगा। और इससे इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट से आगे में क्या मिलेगा, लास्ट में प्रोडक्ट जिसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका होगा और जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल गया होगा, ठीक है। तो SN2 मैकेनिज्म में जो हमारे पास डायरेक्टली हो रहा है वो SN1, जैसे SN1 में क्या हो रहा था कि पहले कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा था उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। लेकिन SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा कि डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर जाकर अटैक कर देगा, जिससे हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी जिसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बन से आकर जुड़ रहा होगा और जो क्लोरीन है या हाइड्रोजन कोई भी हो वो वहां से बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। यानी कि जो हमें यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है वो ये वाली मिल रही है। अब ये वाली ट्रांजिशन स्टेट देख कर हम पता लगाएं कि किन किन कंडीशन में SN2 रिएक्शन फेवर होगी। जैसे हमने SN1 में कार्बोकेटायन को देखकर पता लगाया था कि कैसे कैसे रिएक्शन आगे फेवर होगी, किन के द्वारा होने की ज़्यादा चांसेस है, ऐसे हम SN2 में आइडिया लगाएंगे ये वाली ट्रांजिशन स्टेट देखकर। अब यहाँ पर जो हम चीज़ें देखने की है ट्रांजिशन स्टेट में, पहली चीज़ है कि जो कार्बन है वो ये 5 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेकिन कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पर कार्बन का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। तो पहली बात तो जो इसकी शेप होगी वो कैसी हो जाएगी, जब अगर 5 बॉन्ड बनाएगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP शेप हो जाएगी इसकी, ठीक है। और कार्बन पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, यानी कि यहाँ पर जो स्टेरिक इफेक्ट है वो ज़्यादा यूज हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि स्टेरिक फैक्टर यहाँ पर ज़्यादा काम करेगा क्योंकि यहाँ पर जो स्टेरिक इंटेंस है वो ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि एक अकेले कार्बन पर 5 बॉन्ड्स लग रहे हैं। यानी कि अगर इसके स्टेबिलिटी को हमें देखना है तो
यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर भी पार्टिसिपेट करेगा। दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो देखनी है कि जो हमारे पास ये वाली ट्रांजिशन स्टेट है, ये हमारे जो रिएक्टेंट है उसके कंपैरिजन में लेस पोलर है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर पोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पर पोलैरिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ ही क्या है, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हुए हैं। यानी कि हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है वो मोल पोलर से लेस पोलर की ओर जा रही है। इसका मतलब कि हमें जो यहाँ पर सॉल्वेंट चाहिए होगा उसमें भी पोलैरिटी कम होनी चाहिए, लेकिन पोलैरिटी तो फिर भी हमें इसमें कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होंगे, ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या कहेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि DMF डाइमेथिल फॉर्मेमाइड, डाइमेथिल फॉर्मेमाइड, DMSO डाइमेथिल सल्फर ऑक्साइड, डाइमेथिल सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम, DMSO। तो हम इस टाइप के पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट से आइडिया लगाएंगे हम, इसके हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, जैसे कार्बोकेटाइन में हाइब्रिडाइजेशन देखा था, इसमें देखेंगे, उसके बाद इसका आइडिया लगाएंगे क्या क्या चीजें हम इसमें और ले सकते हैं। अब यहाँ पर कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, sp3d होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्टेरिक फैक्टर भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि एक कार्बन 5 बॉन्ड बना है। यानी कि अगर कार्बन पर यहाँ पर बल्कि ग्रुप आ जाएंगे तो जो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट है इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर जो कार्बन है, अगर यह टर्सरी कार्बन है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, और जो अगर ये सेकेंडरी होगा तो उसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर कम लगेगा और यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा लगेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर 3 तीसरे ग्रुप आ गए तो यहाँ पर जो स्टेरिक फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, इससे जो टर्सरी है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और सेकेंडरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और प्राइमरी की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। यानी कि SN2 मैग्नीशियम के केस में जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बन सेंटर है, वो SN2 मैग्नीशियम को ज़्यादा प्रोसीड करेगा या ज़्यादा फॉलो करेगा। यानी कि SN2 के चांसेस होने के कब ज़्यादा है, जब प्राइमरी कार्बन हो, ठीक है। और SN1 के चांसेस कब ज़्यादा थे, जब टर्सरी कार्बन हो, क्योंकि टर्सरी कार्बन में क्या था कि वो कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा था, और जहाँ पर प्राइमरी के केस में ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि प्राइमरी के केस में यहाँ पर कम स्टेरिक फैक्टर लगेगा, ठीक है। तो हमने SN1 और SN2 देख लिया। अब SN2 में एक चीज़ और रहेगी, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसको भी देख लेते हैं। अब हमारे पास जो कार्बन है, इस कार्बन में क्या है कि मान लें कि हैलोजन है, तो यहाँ पर जो अटैक होने वाला है वो डायरेक्टली sp3 कार्बन पर होने वाला है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा वो इस वाले बॉन्ड की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में करेगा। कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यानी कि जो यहाँ पर SN2 मैग्नीशियम में अटैक होगा वो बैक साइड से होगा, और अगर बैक साइड से अटैक होगा तो जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगी। यानी कि अगर ये डी फॉर्म में होगा तो ये एल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और अगर ये एल फॉर्म में होगा तो ये डी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन हो रहा है। इसी इन्वर्जन को हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। तो SN2 के केस में क्या होगा, वाल्डन इन्वर्जन होगा, ठीक है। SN1 के केस में हमारे पास क्या मिला था, हमें इनएंशियोमर मिले थे, क्योंकि इसमें 50% डी फॉर्म थी और 50% एल फॉर्म थी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। अगर डी फॉर्म है तो वो एल में चेंज हो जाएगी, और अगर एल फॉर्म है तो डी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, फिर कल को हम एलो एल्केन्स की रिएक्शंस को देखेंगे और बाकी चीजें भी चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।